ये एक कॉमेडी हॉरर कहानी है। न्यू ईयर पार्टी में बेन एलिसा से मिलता है। वो अपने बारे में उसको बताता हुआ कहता है कि वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी कि खगोल शास्त्री, जो एक ऐसा कैमरा बना रहा है जिससे आप डार्क मैटर्स को देख पाएंगे। तो एलिसा उसको बताती है वो भी लोगों की उन चीजों को देखने में मदद करती है जिनको वो अपनी आंखों से देख नहीं पाते। वो एक घोस्ट टूर गाइड है। बेन उसकी मुस्कुराहट का दीवाना हो जाता है। वो बहुत जल्दी एलिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों शादी कर लेते हैं, पर एक एक्सीडेंट की वजह से एलिसा की डेथ हो जाती है। उसके बाद बेन अपना काम छोड़कर खुद घोस्ट टूर गाइड बन जाता है, लेकिन खुद उसका मानना था कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। एक सुबह जब वो अपने टूरिस्ट ग्रुप को गाइड कर रहा होता है तो वो सभी लोग उस शहर में मौजूद भूतों की बातें करने लगते हैं। तो बेन अपने टूर को रोककर चिल्लाता हुआ उनसे कहता है भूत जैसा कुछ नहीं होता। फिर जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास होता है वो सबसे माफी मांगकर अपने टूर को पूरा करता है। फिर कुछ समय के बाद एक महिला गैबी अपने 9 साल के बेटे ट्रेविस के साथ उसी शहर के ग्रेसी मैनर में रहने के लिए आती है, जिसको ग्रेसी की हवेली भी कहते हैं। ट्रेविस के दरवाजे के सामने आते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ट्रेविस दरवाजा खुला देख डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर भी हवेली के अंदर आ जाता है। हवेली पूरी तरह से डरावनी होती है। ऊपर से उसका रास्ता अपने आप लंबा होता चला जाता है। तभी अचानक से उसकी माँ उससे पूछती है घर तो पसंद आया ना तुमको? तो डरा हुआ ट्रेविस उनको साफ मना कर देता है। उसके बाद वो फिर भी हिम्मत करके अपने रूम में आ जाता है, पर वहाँ एक भूतिया चुड़ैल जैसी दिखने वाली विधवा की तस्वीर देख उसको चादर से ढक देता है और अपना बिस्तर लगाने लगता है। तभी तस्वीर पर से वो चादर हट जाती है और तस्वीर में से वो विधवा चुड़ैल गायब होकर ठीक उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर ट्रेविस की हवा खराब हो जाती है और वो चीखता हुआ वहाँ से भाग पड़ता है। रास्ते में उसकी माँ उसको रोक लेती है। वो अपनी माँ को बताता है ये जगह भूतिया है, पर उसकी माँ उसको समझाती है भूत जैसा कुछ नहीं होता और मैं चाहती हूँ तुम इस जगह को एक मौका दो। अब ट्रेविस उनको कैसे समझाए कि उसने अंदर क्या देखा। तभी एक नाइट का आर्मर ट्रेविस के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो जैसे ही अपना सिर हिलाता है तभी गैबी ही ट्रेविस का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग खड़ी होती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि एक भूत भी उनकी कार में बैठकर उनके साथ चला जाता है। उसको जाते हुए देख एक भूत कहता है तुम वापस जरूर आओगे। अगली सुबह फादर कैंट बेन के घर आकर गेबी के साथ हुई घटना के बारे में बताता है और उसको उनकी मदद करने को कहता है, पर बेन ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उनको बताता है वो एक मामूली सा टूर गाइड है। तो फादर कैंट उसको बताते हैं मुझको पता है कि तुम कौन हो। तुमने एक ऐसा कैमरा बनाया है जो डार्क पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकता है, यानी कि भूतों की तस्वीरें खींच सकता है। तुमको बस कुछ तस्वीरें ही लेनी है और इसके लिए तुमको गैबी 1,60,000 रुपए देगी। पैसे का नाम सुनते ही बेन तुरंत तैयार हो जाता है और फादर कैंट के जाते ही अपना कैमरा और लेंस लेकर सीधा ग्रेसी मैनर आ जाता है। वहाँ आकर वो देखता है कि वो अपने कैमरे की बैटरी लाना भूल गया है। वो फिर भी दरवाजा खटखटाता है। गैबी दरवाजा खोलती है, पर गैबी तो वहाँ से भाग गई थी। फिर वो वापस कैसे आई दोस्तों, इसका पता हमें आगे चलेगा। गैबी बेन को हवेली के अंदर आने से पहले बताती है अंदर के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो बेन उससे कहता है आप चिंता मत करो, मैं भूतों से नहीं डरता। इस पर गैबी टोंट में हंसती हुई उससे कहती है अंदर आकर आपके विचार बदलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप अंदर आ गए तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो बेन ओवर कॉन्फिडेंट होकर उससे कहता है आप बेफिक्र रहिए, आप बस पैसा दीजिए और काम लीजिए। तभी गैबी उसको सारे पैसे दे देती है। अंदर आकर गैबी उसको अपने बेटे ट्रेविस से मिलवाती है, जो इतनी बड़ी हवेली के बीच में छोटा सा कैंप लगा कर रह रहा था। फिर गैबी बेन से कहती है कि फादर कैंट बता रहे थे कि आपके पास भूतों की तस्वीर खींचने वाला कैमरा है। तभी बेन कैमरा निकालकर जैसे ही फोटो क्लिक करने के लिए आगे बढ़ता है तो गैबी बेन को रोकती हुई उससे कहती है भूतों को फ्लैश पसंद नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही डाइनिंग रूम में आता है तभी बेन के पीछे योद्धा का कवच आकर खड़ा हो जाता है। उसको वहाँ देखकर गैबी और ट्रेविस डर जाते हैं, लेकिन बेन कई जगह की फोटो क्लिक करने का नाटक करता है। कैमरा बंद होने की वजह से उसमें कुछ भी नहीं आता, बल्कि गैबी और ट्रेविस के बिहेवियर की वजह से बेन सोचता है शायद इन दोनों का दिमाग चला हुआ है। फिर बेन दीवार पर लगी हुई मैरिनर की तस्वीर देखता है तो उसको लगता है कि उसकी आंखें अचानक से उसे देखने लगी हैं। बेन को लगता है ये उसका वहम है। उसके बाद बेन उन दोनों माँ बेटे को बैठाकर उनको बहकाने के लिए कागज पर कुछ तस्वीरें बनाता हुआ उनसे कहता है मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है और यहाँ कोई भूत नहीं है, बल्कि हवा के टकराने से दरवाजे और खिड़की आवाजें कर रही हैं और उसी से आप लोग डर रहे हो। उसकी बात सुनकर गैबी हंसने लगती है तो बेन जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता
जाता है। उसको भी पता नहीं चलता कि एक भूत उसी के साथ जा रहा है। घर आकर बैन को बड़े अजीब अनुभव होने लगते हैं, लेकिन जब टीवी का रिमोट उसके हाथ से कोई छीन लेता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है और जल्दी से अपने कैमरे में बैटरी डालकर अपने सोफे की तस्वीर लेता है। तस्वीर में उसको एक साया बैठा मिलता है। वो कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद वो भूत उसको बहुत तंग करता हुआ वापस हवेली जाने के लिए मजबूर कर देता है। बेन वापस हवेली आकर गैबी को बताता है, कोई मेरा पीछा करता हुआ मेरे घर आ गया है। अब गैबी उसको बड़े प्यार से समझाती है, तुमको क्या लगता है मेरे यहाँ से भाग जाने के बाद मैं अपने बेटे के साथ इस भूतिया हवेली में वापस क्यों आई? वो आगे बताती है, हमारे यहाँ से जाने के बाद भूतों ने हमारा पीछा किया और उन्होंने बाहर हमारा जीना हराम कर दिया। हमने कई जगह बदली, लेकिन भूतों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और ठीक तुम्हारी तरह हमको भी वापस आने पर मजबूर कर दिया। ये बात जानकर बैन गुस्से से उससे कहता है, तो तुमको मुझे ये सब पहले बता देना चाहिए था। तभी गैबी उसको याद दिलाती है कि उसने पहले ही आगाह कर दिया था। ये बात सुनकर बैन शांत हो जाता है और गैबी से कहता है, हमको अब एक पादरी की जरूरत है। तो गैबी बताती है, वो हमने पहले ही ट्राई कर लिया है। तभी फादर कैंट सामने आ जाते हैं। असल में वो भी हवेली में फंस चुके थे। बैन फादर पर गुस्सा करता हुआ कहता है, तुम्हें सारी बातें पता थी, तुमने मुझसे छुपाया। तुम कैसे पादरी हो जो झूठ बोलता है? इस पर फादर कैंट कहते हैं, हमको अपना काम बड़े गुप्त तरीके से करना पड़ता है। उसके बाद उन तीनों को ख्याल आता है कि ये भूत हमको मारना नहीं चाहते, बल्कि वो हमें वापस हवेली में लाना चाहते थे। तो बैन कहता है, हमको वापस लाने का कोई तो कारण होगा। इतनी देर में रात के 12 बज जाते हैं। गैबी सबसे कहती है, 12 बज गए हैं, अब हमको साथ इसी रूम में सो जाना चाहिए, क्योंकि अब भूत पूरी हवेली में तांडव करने लगेंगे। सुबह होते ही जब वो लोग उसे उठाते हैं तो बैन कहता है, हमको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फादर कैंट कहता है, सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि आखिर इस हवेली में हुआ क्या था। इसके लिए मैंने एक प्रोफेसर ब्रूस का पता लगाया है, जिन्होंने इस हवेली पर पूरी एक किताब लिखी है। तो फादर कैंट और बैन प्रोफेसर से मिलने चले जाते हैं। प्रोफेसर उनको बताता है, 1788 में सबसे पहले ग्रेसी ने इस हवेली को इसके अज्ञात मालिक से खरीदा। उसी हवेली में उसकी पत्नी एलेनोर की येलो फीवर के कारण मौत हो गई। बस तभी से वहाँ अजीबोगरीब चीजें होने लगी और मैं पिछले 60 सालों से उस घर में जाने के लिए तरस रहा हूँ। पर अगले हफ्ते मेरी हार्ट सर्जरी होनी है, इसलिए उससे पहले मुझे हवेली ले चलो। हार्ट सर्जरी का नाम सुनकर बैन प्रोफेसर को हवेली में आने से मना कर देता है। तो प्रोफेसर अपनी हवेली की जानकारी देने वाली फाइल को उन्हें देने से मना कर देता है। तो बैन उससे फाइल छीनकर फादर कैंट के साथ वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद बैन पूरे घर में कैमरा लगा देता है। वो देखता है आधी रात के बाद भूत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ट्रेवस ध्यान से देखकर उससे कहता है, लेकिन भूतों के चेहरे से लगता है कि वो किसी से डर कर भाग रहे हैं। तभी वो हवेली के पहले मालिक ग्रेसी के भूत को भी पहचान लेते हैं। उसके बाद बैन और फादर कैंट हैरियट के पास आते हैं, जो भूतों को बुलाकर उनसे बात कर सकती थी, और हैरियट को लेकर हवेली आ जाते हैं। वहाँ हैरियट उनसे कहती है, मैं भूतों को यहाँ से भगा दूंगी, लेकिन मुझको टाइम लगेगा और हर वीकेंड पर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। इतना कहकर वो वापस अपने घर चली जाती है। फिर 2 घंटे के बाद वो हवेली वापस आकर फादर कैंट पर भड़कती हुई कहती है, तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? ये भूत लोगों का तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक वो इस हवेली में वापस ना आ जाएं। गुस्सा शांत होने पर हैरियट मजबूरी में उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और उनसे इस हवेली की पूरी कहानी पूछती है। फिर प्रोफेसर की फाइल से पता चलता है ग्रेसी पागल हो गया था और उसने खुद की ही जान ले ली थी, पर मरने से पहले उसने किसी भूतों से बात करने वाली पर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। उसका नाम मैडम लियोटो था। अब ये नाम सुनते ही हैरियट उनको बताती है, हम जैसे भूतों से बात करने वालों को मीडियम कहा जाता है और मैडम लियोटो अब तक की सबसे महान मीडियम थी। उनको आगे पता चलता है कि ग्रेसी के मरने के बाद 66 लोग इस घर में रहने आए, पर सभी की बड़ी भयानक तरीके से मौत हो गई। फिर बैन को ग्रेसी का एक लेटर मिलता है जो उसने मैडम लियोटो के लिए लिखा था। उसको वो अपने सेंसर रूम में आने का बुलावा भेजता है। सेंसर रूम उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग अनुष्ठान करके भूतों को बुलाकर बात कर सकें। इस पर गैबी हवेली का ब्लूप्रिंट दिखाती हुई बताती है, पर यहाँ पर तो ऐसा कोई रूम नहीं है। तभी उनको एक गुप्त कमरे का पता चलता है जो एक बड़ी सी तस्वीर के पीछे था। वहाँ हैरियट ग्रेसी की आत्मा को बुलाकर उससे बात करने के लिए सबका हाथ एक दूसरे से पकड़वाकर अनुष्ठान शुरू करने से पहले कहती है, कोई भी मुझको बीच में ना टोके, नहीं तो मुझको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान लगाती लगाती हैरियट खर्राटे लेने लगती है तो सभी बोलने लगते हैं कि वो सो गई।
इस पर हैरियट उन पर चीखती हुई कहती है, मुझको मेरा काम मेरी तरह से करने दो, और वो दोबारा शुरू करती है। इस बार वो ग्रेसी की आत्मा को बुलाने में कामयाब हो जाती है। उसकी सारी सच्चाई बैन कैमरे में साफ देख रहा था कि कोई आत्मा सच में वहाँ आ चुकी है। हैरियट अपने सवालों का जवाब पाने के लिए आत्मा को पेन और पेपर देती है। वो आत्मा उस पर लिखती है, लियोटो से बात करो। बैन अपने कैमरे में उसकी फोटो लेता है। वो सच में ग्रेसी ही था। बैन ये देखकर हैरान हो जाता है और हैरियट से कहता है, क्या आप मेरी पत्नी एलिसा से मेरी बात करवा सकती हो? तो हैरियट इमोशनल होकर उसको बताती है, वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं उसको बुला नहीं सकती। तभी उस कमरे में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। तो बैन उस हलचल का पता लगाने के लिए जैसे ही उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है, तभी एक भूत उसका कैमरा ही तोड़ देता है। तो हैरियट मैडम लियोटो का आवाहन करती है। इस पर भूत हैरियट को उसकी कुर्सी के साथ उठाकर हवेली के बाहर ले जाकर कीचड़ में फेंक देता है। इतने में प्रोफेसर हवेली के अंदर आ जाता है। उसको भी भूत कुर्सी समेत हवेली के बाहर ले जाकर सड़क के बीचों बीच छोड़ देता है, जहाँ वो एक ट्रक से टकराने से बच जाता है। अब वो सभी हवेली के अंदर फंस जाते हैं। फिर हैरियट बैन को उदास देखकर उसे समझाती है, हमारी दुनिया के साथ एक और दुनिया होती है, और जहाँ ये दुनियाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, उसी जगह जिंदा लोग मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, जैसे ये घर। और अगर कोई आत्मा दूसरी दुनिया को भी पार कर जाती है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ये अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं है, वो मुक्ति पा चुकी है, लेकिन वो उस पार से भी तुमसे इशारों में बात कर सकती है। उसकी बात सुनकर बैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर उससे कहता है, ये सब छोड़ो और मैडम लियोटो को ढूंढो। फिर उसको ढूंढने के चक्कर में बैन घर की अटारी पर चढ़ जाता है, जहाँ उसको एक संदूक जंजीरों से बंधा हुआ मिलता है। बैन जैसे ही उसको बाहर निकालता है, तभी विधवा चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। बैन उससे बचता हुआ संदूक को लेकर अटारी के नीचे आ जाता है। वो सभी संदूक को खोलकर देखते हैं, उसमें मैडम लियोटो के मंत्रों की किताब है। फिर बैन को एक चादर में लिपटी हुई बड़ी सी क्रिस्टल बॉल मिलती है। वो देखते हैं कि मैडम लियोटो उसी क्रिस्टल बॉल में है। फिर सभी के पूछने पर लियोटो उस हवेली की असली कहानी बताती है कि ग्रेसी ने ही अपनी मरी हुई पत्नी से बात करने के लिए उसे हायर किया था, और मैंने उसे बुलाने के लिए हर रात कोशिश की, वो भी पूरे 1 साल तक, जिसकी वजह से भूत लोक का दरवाजा खुल गया और वहाँ से सैकड़ों आत्माएं आने जाने लगी। पर ग्रेसी की पत्नी कभी नहीं आई। लेकिन जल्दी ही ग्रेसी को अपनी पत्नी के मैसेज मिलने लगे कि वो उसको बहुत याद करती है और वो हमेशा के लिए उसके पास आ जाए। इसी वजह से ग्रेसी ने खुदकुशी कर ली थी, पर मैं जानती थी कि वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा थी, और उसी बुरी आत्मा ने अपनी शक्तियों से अच्छी आत्माओं को इस हवेली में और मुझको मेरी इस क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया। लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाई। उसने अब तक 933 आत्माओं को यहाँ फंसाया है, पर उसको इस हवेली से आजाद होने के लिए पूरी 1000 आत्माएं चाहिए, वो भी पूर्णिमा की रात को। लेकिन हम उस बुरी आत्मा को वापस नर्क भेज सकते हैं। उसके लिए हमको उसकी ऐसी कोई चीज चाहिए जो मरते वक्त उसके पास थी। लियोटो इसके आगे कुछ बता पाती, तभी वो उस बुरी आत्मा की आवाज से डरकर क्रिस्टल बॉल में छुप जाती है। उसके बाद प्रोफेसर सबको बताता है, लियोटो के कैद होने के बाद 66 मौतें और हुई थी। उनको मिलाकर अब तक यहाँ 999 आत्माएं कैद हैं, और अब उसको सिर्फ एक आत्मा की जरूरत है। ऊपर से पूर्णिमा आज से 4 दिन बाद ही है। लेकिन उन लोगों को उस बुरी आत्मा का ना तो नाम पता था और ना ही चेहरा। तो हैरियट बताती है, वो एक अनुष्ठान से भूतों की दुनिया में जाकर उस बुरी आत्मा का पता लगा सकती है। फिर रात को वो सभी अनुष्ठान शुरू करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वहाँ हैरियट सबसे कहती है, अगर मुझको 10 मिनट से ज्यादा अपने शरीर को छोड़े हुए हो जाएं, तो तुम में से कोई भी इस घंटी को बजा देना, ये मुझको वापस आने में मदद करेगी। फिर वो अनुष्ठान शुरू कर देती है, लेकिन उसकी जगह बैन की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। वो ग्रेसी की आत्मा को देख लेता है। उसके पूछने पर ग्रेसी बताता है, हम उस बुरी आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, पर वो इतना शक्तिशाली है, वो सभी आत्माओं को कंट्रोल करता है। तुम बस उसको उसकी आखिरी आत्मा लेने मत देना, नहीं तो हम सब यहाँ हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। तभी 12 बज जाते हैं और उस बुरी आत्मा के खौफ से सारी आत्माएं अपने आप को छुपाने लगती हैं। उसके डर से बैन भी छुप जाता है, लेकिन वो बुरी आत्मा उसके सामने आकर उससे कहती है, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुमको वो दे सकता हूँ जो तुमको चाहिए। लेकिन बैन उससे डरकर भागने लगता है। वो बुरी आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है। तभी गैबी घंटी बजा देती है, जिससे एक चमकती हुई रस्सी बैन की आत्मा को उसके शरीर में वापस ले आती है। वापस शरीर में आकर बैन बताता है, उस बुरी आत्मा से सारी आत्माएं डरती हैं। वो लंगड़ा कर चलता है। उसका चेहरा मेरे दिमाग में छप गया है, लेकिन मैं ये नहीं पता लगा सका कि वो कौन है, पर वो चाहता है उस
उसकी आखिरी आत्मा मैं बनूं। फिर बेन इमोशनल होकर सबको अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि उसकी मौत के बाद मैंने दिन रात एक करके अपना कैमरा बनाया जिससे एक आखिरी बार में उसको देख सकूं। और इतना कहते ही वो रोने लगता है। तभी प्रोफेसर को एक आइडिया आता है। वो बेन को एक पुलिस स्टेशन ले जाकर उनके आर्टिस्ट से ये कहता है कि इस आदमी ने इसके घर डकैती की है और वो उस बुरी आत्मा का चेहरा बनवा देता है जिससे उनको पता चलता है वो आत्मा क्रम्प की है। तो प्रोफेसर सबको उसकी कहानी बताता है कि उसका पिता यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी के मरने के बाद अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, पर अपने पिता की मौत के बाद वो लौट आया और जिन लोगों ने उसके पिता को उसके खिलाफ उकसाया था उसने उन सबको एक पार्टी में बुलाकर मार दिया था, लेकिन किसी को भी उनकी बॉडी नहीं मिली। फिर कुछ सालों के बाद क्रम्प के नौकरों ने बगावत कर दी और उसका सर काट डाला, पर सर कटने से पहले क्रम्प ने कसम खाई थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। उसके बाद गैबी सबको क्रम्प की हवेली का पता बताती है जो अब हिस्टोरिकल साइट बन चुकी है। उनको उम्मीद थी वहाँ क्रम्प से जुड़ी हुई कोई न कोई चीज जरूर मिल जाएगी जिसकी मदद से वो क्रम्प को नर्क भेज सके। अब बेन जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तभी क्रम्प की आत्मा पूरी हवेली को ही लॉक कर देती है जिससे ट्रेविस और बेन फंस जाते हैं। पर फिर भी वो दोनों बड़ी मुश्किल से हवेली की छत से बाहर निकल आते हैं और फादर कैंट के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी क्रम्प की आत्मा प्रोफेसर के शरीर में घुसकर उस पर काबू कर लेती है। अगली सुबह वो तीनों क्रम्प की हवेली पहुँच जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि वहाँ पर रखा हुआ सारा सामान नकली है, पर एक टूरिस्ट बताता है लोगों को क्रम्प का सिर कभी नहीं मिला, वो आज भी इस हवेली में कहीं है। फिर मैरिनर का भूत ही उनको अपने पीछे ले जाकर एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाता है। रास्ता ज्यादा छोटा होने की वजह से वो ट्रेविस को नीचे तहखाने में उतार देते हैं। तहखाने में ट्रेविस को उन सभी की कब्र मिलती है जिनको क्रम्प ने अपनी पार्टी में बुलाकर मारा था। तभी उसको क्रम्प का कटा हुआ सर और उसकी हैट मिल जाती है। ट्रेविस उसकी हैट उठाकर ले आता है। वो वापस ग्रेसी मैनर पहुंचते हैं। बेन ट्रेविस को गाड़ी में ही रुकने को कहता है तो ट्रेविस कहता है ठीक है, मैं इतने अपने पापा से बात कर लेता हूँ। तभी फादर कैंट डर के मारे हवेली में जाने से मना कर देता है और बेन को सच्चाई बताता है कि वो कोई पादरी नहीं बल्कि एक ठग है। बेन इस बात को सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन फिर उसको समझाकर अपने साथ अंदर ले आता है। अंदर आते ही प्रोफेसर जिस पर अब क्रम्प का कब्जा था कैंट से हेड छीनकर उसको आग में डाल देता है। अब 12 बजते ही क्रम्प प्रोफेसर के शरीर से बाहर निकल आता है। तभी ग्रेवी बेन से ट्रेविस के बारे में पूछती है तो वो बताता है वो अपने पापा से बात कर रहा है। इस पर गैबी उसको बताती है उसके पापा 1 साल पहले ही मर चुके हैं, उनके बाद ही तो मैं यहाँ रहने आई थी। अब सबको समझने में देरी नहीं लगती कि क्रम्प ने अपनी 1000वीं आत्मा के रूप में ट्रेविस को चुना है और वही उसको उसके पापा के नाम पर बहका रहा था। फिर क्रम्प उन सभी के पीछे अपनी गुलाम आत्माओं को लगा देता है तो वो सभी उनसे बचते हुए अलग अलग भाग पड़ते हैं। हैरियट लियोटा के पास आ जाती है। लियोटा उससे खुद को आजाद करने के लिए कहती है। जो आत्मा फादर कैंट पर हमला करने वाली थी फादर कैंट उन्हीं आत्माओं से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है। इधर बेन ग्रेसी की आत्मा की मदद से ट्रेविस के पास पहुंचकर बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर ग्रेबी के साथ उसको हवेली से बाहर ले आता है। बाहर आने पर क्रम्प बेन से कहता है तुम अपनी इच्छा से अपनी आत्मा मुझे दे दो, नहीं तो मैं इन माँ बेटे को अनंत काल तक सताता रहूंगा। उन दोनों को बचाने के लिए बेन क्रम्प की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तभी हैरियट लियोटो की आत्मा को आजाद कराकर वहीं आ जाती है। दूसरी तरफ फादर कैंट भी कुछ आत्माओं को समझाकर उनको उनका साथ देने के लिए मना लेता है। इतने में प्रोफेसर भी हैट का एक टुकड़ा बचाकर ले आता है। इससे पहले क्रम्प बेन की आत्मा ले पाता तभी हैरियट हैट के टुकड़े पर मंत्र पढ़कर क्रम्प को वापस नर्क जाने का आदेश देती है, जिससे नर्क उसको नीचे खींचने लगता है। क्रम्प अपना आखिरी दाव मारता हुआ बेन से कहता है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी पत्नी को हमेशा के लिए तुमको दे दूंगा और तुम उसको बताना कि तुम उसको कितना प्यार करते हो। इस पर बेन रोता हुआ अपनी पत्नी को याद करता है और क्रम्प से कहता है वो जानती है कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और लात मारकर क्रम्प को नर्क में धकेल देता है। उसके जाते ही सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी इच्छा से वहीं रुकती हैं। उसके बाद लियोटो हैरियट से कहती है मैं वापस अपनी क्रिस्टल बॉल में चली जाऊंगी। सारी अच्छी आत्माएं हवेली को फिर से साफ सुथरा बना देती हैं। अब क्योंकि मैरिनर हमेशा से ही समुद्र में वापस जाना चाहता था तो बेन और ट्रेविस उसके लिए एक बोट चुराने में उसकी मदद करते हैं। मैरिनर बोट लेकर समुद्र में जाने के लिए निकल जाता है। बेन वापस घर आकर उस बिल्ली को प्यार करने लगता है जो अक्सर उसके यहाँ अचानक से आ जाया करती थी।
थी। वो देखता है उस बिल्ली का नाम टेटर टोट है। वो नाम देखकर बेन हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को टेटर टोट खाना बहुत ज्यादा पसंद था। तभी उसको हैरियट की एक बात याद आती है कि जिन आत्माओं को शांति मिल जाती है तो वो अपने सबसे अजीज को इशारा भेजते हैं, और ये वही इशारा था। फिर हैलोवीन पर बेन हवेली आता है। ग्रेवी दरवाजा खोलकर फिर से उससे कहती है, अगर तुम अंदर आए तो वापस जाने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो बेन उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो गैबी उसको अंदर आने देती है। अंदर आके सभी लोग आत्माओं के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।